अभी एक ऐसा गर्म मुद्दा है कि जिस पर सियासत शुरू भी हो सकती है और कितने सियासतदानों का सवाल भी खड़ा हो सकता है। अभी चंद्रशेखर रावण जी ने, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक फरमान जारी हुआ। फरमान ये था कि उनके कार्यकर्ता बिना किसी अपॉइंटमेंट के उनसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं। यानी अगर किसी कार्यकर्ता ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की तो उसके ऊपर दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आज हमारे साथ मेरे दो मेहमान साथी हैं, मेरे साथ काम करने वाले कलीग हैं। एक तरफ हमारे साथ मशहूर पत्रकार नीरज जी हैं और दूसरी तरफ मशहूर पत्रकार चंद्रशेखर जी हैं। ये दोनों हस्तियां आज इसी पर हम डिबेट करेंगे, इसी पर हम सवाल जवाब करेंगे आपसे कि आखिर जो नया शुरू हो रहा है। चंद्रशेखर जी ने अभी जिस तरह से ऐलान किया कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं बिना अनुमति के हमसे मुलाकात नहीं कर सकते, तो क्या ये राजनीति की दिशा में एक अलग कदम है या तानाशाही में मैं कहूँगा? चंद्रशेखर रावण एक जमीनी स्तर के नेता हैं और मुझे लगा कि दलितों में बड़े अग्रेसिव नेता हैं और बढ़िया काम करेंगे, लीड करेंगे। लेकिन एक ही सीट आपने जीता और जीतने के बाद तुरंत आपने ऐसा डिसीजन ले लिया। आपको लोग इसलिए वोट दे रहे हैं, आपको मानते हैं, दलित वर्ग खासकर वोट दे रहा है क्योंकि आप जमीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से जीतने के बाद ये प्रतिक्रिया आई है और जिस तरीके से उनकी पार्टी ने ये नियम घोषित किया है कि कार्रवाई हो सकती है, तो ये सही नहीं मुझे लगता। ये तो एक हो गया कि आप सत्ता में आएंगे तो फिर क्या करेंगे। आप आम जनमानस से मिलने के लिए आप एक अभी सांसद हुए हैं, मानते हैं कि आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आम जनता जो अपनी शिकायतें हैं या जो भी उनके जरूरी काम है चंद्रशेखर रावण के पास ले जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी का ये गलत फैसला है। लेकिन जैसे चंद्रशेखर जी, अगर हालात ये हैं कि अगर कार्यकर्ता, खासकर कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी बात है कि वो आप लड़ाई आपके लिए करता है, पार्टी के लिए करता है, अपने नेता के लिए करता है। अब नेता से ही नहीं मुलाकात कर पाए, अगर नेता से कभी उसने किसी कारणवश मिलने की कोशिश की और उसके ऊपर एक दंडात्मक कार्रवाई हो जाए, तो क्या ये राजनीति के उद्देश्य से सही सवाल रहेगा? नहीं, ये तो सही सवाल नहीं रहेगा। लेकिन उनका एक, मैं भी देखा था उनका वीडियो में, उन्होंने कहा था साफ साफ कि दलित पिछड़े या किसी वर्ग के कोई भी किसी के ऊपर कोई भी मामला होता है या दुर्घटना होती है, सबसे पहले मैं पहुंचूंगा। और उनसे सबसे पहले वो पहुंचेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि अभी आपने कहा कि जमीनी स्तर के नेता, तो ये जो जमीन के लोग हैं वो अब चंद्रशेखर रावण से कैसे मिलेंगे जो बता रहे हैं कि हम सबसे पहले पहुंचेंगे? जब आपने वो शिकायत आपके पास पहुंचेगी नहीं तो आप कैसे उनके पास पहुंच जाएंगे? सही बात है। सवाल तो ये है ना कि ठीक है, आपने लीडरशिप आपके पास है और लीडर आप उसके बनना चाहते हैं, एक वंचित समाज के, दलित है, अगर आपने एक दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, यानी एक गरीब तबका आपसे मुलाकात करना चाहता है अपने हकूक के लिए। लेकिन जब उसके लिए एक पैरामीटर, एक बैरिकेडिंग लग जाएगी तो फिर कैसे मुलाकात हो पाएगी? उनके ही लोग नहीं मिल पाएंगे तो आम आदमी कैसे मिल पाएंगे? ये तो मेरे लिए और सबके लिए गलत फैसला है। देखिए, एक इतिहास और भी रहा है चंद्रशेखर रावण जी का कि मैंने कई बार देखा हुआ है, सुना भी है, कई जगह ऐसा होता था कि जब कोई दलित और अल्पसंख्यक समाज पर किसी तरह की प्रताड़ना का मामला आता था या पुलिस से या जनरल किसी से भी, तो हमेशा वहाँ उस जगह पर वो पहुँचने की कोशिश करते थे। लेकिन ये फैसला, इस तरह का फैसला शायद कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगा रहा है। अभी जब चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले वो आए हुए थे आजमगढ़ में, जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो जब उनसे बात कर रहा था ना, लग भी रहा था वो बड़े एग्रेसिव नेता हैं और है भी वो। लेकिन एग्रेसिव ठीक है, आप रहिए एग्रेसिव, लेकिन आम जनता के प्रति आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी आप राजनीति में आए हुए हैं, कितना दिन हुआ है? 4-5 साल हुआ होगा पार्टी बने हुए शायद। अब ये हालत तो बसपा के साथ भी चल रही है ना। मायावती क्यों फ्लॉप हो गई? इसलिए फ्लॉप हो गई ना, जो उनसे कोई मिल नहीं पा रहा है। हाँ, जो वोट बैंक है, आप अगर उससे मिलने की कोताही बरतेंगे तो फिर तो ये तो गलत बात है। चंद्रशेखर जी, अगर सही है कि अगर रावण जी अगर नहीं मुलाकात करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मायावती, जैसे आपने बात रखा, मायावती आज पीछे क्यों है? इसीलिए पीछे हैं। और चंद्रशेखर रावण आज एक उभरते नेता थे और नेता हैं, लेकिन अगर ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो वो गलत। अभी आप देखिए, अभी चुनाव में भी ऐसा हुआ चंद्रशेखर जी, और ये कि इस चुनाव में भी ऐसा हुआ कि मायावती ने आनंद को प्रमोट किया, ठीक है,
नेशनल कोऑर्डिनेटर और तमाम से सारे पद यानी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एंड चुनाव के वक्त जब उन्होंने 2-4 जगह स्पीच दी, स्पीच के बाद रास्ता बदल गया, और जब स्पीच के बाद रास्ता बदल गया तो उन्होंने मायावती जी ने पूरी तरह से बैन कर दिया आनंद जी को। तो इससे अब एक खबर अभी आ रही है, आज की डेट की खबर है कि सीधे तौर पर अभी फिर से आनंद को उन्होंने प्रमोट किया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे टैग नहीं लगा रहा, टैग आनंद को जब इन्होंने बैकडोर से पीछे खींचा ना, तो विपक्ष ये जब मुद्दा बुलाने में कामयाब रह गया है दलितों के बीच में कि जो है मायावती जो है वो राजनीति कर रही है बीजेपी के साथ, और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दलित वोट भी इसीलिए इंडिया गठबंधन को मिला। लेकिन बात हो रही है कि चंद्रशेखर रावण की। चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से एक बड़े नेता हैं, अब लोकसभा में भी जाएंगे, लोगों के मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन ये जो फैसला चंद्रशेखर रावण का है, इससे पहले आप देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के आम जनमानस से मिल जाते हैं ना। अभी अयोध्या में थे, जब गणतंत्र दिवस के अवसर पे कभी कभी ये हुआ है 1-2 बार की वो प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। सही, एक जनरल सांसद अभी कोई मंत्री पद नहीं है, कोई मुख्यमंत्री पद नहीं है, जब कभी भविष्य में हाँ शुरुआत है। सांसद तो एक आम जनता का होता है, उससे तो कोई प्रोटोकॉल बहुत लंबा होता नहीं, और हमेशा राब्ता होता रहता है। तो इस तरह से तो नहीं, अगर है कि राब्ता हट गया, फिर राब्ता नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाई, तो फिर तो क्या होगा इससे? जब उनके ही लोग नहीं मिल पाएंगे, आम आदमी क्या होगा? अभी क्या है कि अगर ये चंद्रशेखर रावण बड़ी पार्टी के नेता होते तो अब तक बीजेपी उन पे कटाक्ष कर देती। लेकिन अभी चंद्रशेखर रावण कटाक्षित नहीं कर रही। लेकिन अगर चुनाव का ये दौर होता तो ये मुद्दा जरूर बनता और विपक्ष को मुद्दा बनाते ही। मुझे भी ये लगा कि जब भी, चूंकि इंडिया के अलायंस के एक हिस्सा होने के बावजूद भी, इंडिया अलायंस का हिस्सा कुछ दिन तक रहे, लेकिन बाद में एंड चुनाव के वक्त पे इंडिया अलायंस के ये हिस्सेदार भी नहीं बने और बन नहीं पाया, इनको इंडिया अलायंस में लिया नहीं गया, खासकर ये बात थी। और लगता है क्या आपको लगता है ऐसा कि अखिलेश यादव को कहीं भाप ले गए कि ये ऐसी स्थिति आ सकती है? एकदम, क्योंकि 2-3 चीजों से अखिलेश यादव को सबसे बड़ा झटका तो ओमप्रकाश राजभर से लगा। इसके बाद लेकिन राजभर मंत्री हैं, लेकिन राजभर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझसे कोई नहीं मिल सकता सारी चीजों को लेकर। इसके बाद दूसरा झटका जयंत चौधरी को लगा। तो इसके बाद अखिलेश, खासकर जो मेन है पल्लवी पटेल के बाद, उनको ऐसा झटका लगा कि यार मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तमाम से ऐसे लोग आए कि जिनकी वजह से ये लगा कि ये लोग साथ रहते, लेकिन साथ हट गए और ये पूरा तरफ से थोप रहे थे कि सारी ताकत मेरी है। तो ये झटका था, ये तानाशाही का झटका होता है। क्या अखिलेश यादव को लग गया क्या कि ऐसा हो? एकदम श्योर है कि वो लगता था कि उनको लग गया कि अगर ये बीजेपी के जो कुछ बड़े नेता और बहुत बड़े नेता सब हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे आम जनमानस मिल नहीं सकता ना। नहीं, प्रधानमंत्री जी को छोड़ दे और कुछ केंद्रीय मंत्री को छोड़ दे, तो बड़े बड़े नेता उनके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि नियम निकाल दिया गया कि आप नहीं भाई, उनको तो कहते कार्रवाई करेंगे आप भाई, वो इसीलिए तो कार्यकर्ता सम्मेलन, ये सम्मेलन सारे सम्मेलन। और यहाँ तक मैंने ये देखा कार्यकर्ता जब नहीं मिल पाएंगे तो आम आदमी कैसे मिलेंगे? लेकिन कार्यकर्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके कोई भी घटना होती है या कोई भी मुद्दा होता है, कार्यकर्ता उनसे ही शिकायत करेंगे। अगर उनके कार्यकर्ता पे ही उंगली उठाई जाएगी तो फिर कैसा होगा? नहीं, ये पब्लिश नहीं करना चाहिए। इनको अगर करना, आप नियमावली बनाइए, अपना एक संविधान बनाइए, एक नियम बनाइए, लेकिन उसको पब्लिश मत करिए। और ये पब्लिश करके इन्होंने एक अलग का रायता फैला दिया है इससे। अब उनके कार्यकर्ताओं में तो ये जाएगा ना। अभी चंद्रशेखर रावण जब कहीं भी जाते हैं तो कार्यकर्ता उनके पास जाते हैं, मिल लेते हैं, अब तुरंत बोलेंगे अपॉइंटमेंट है कि नहीं है। हाँ, तो ये गलत संदेश जाएगा उनके कार्यकर्ताओं के बीच, और कहीं ना कहीं अगले जो विधानसभा चुनाव है ये मुद्दा भी बन सकता है कि चंद्रशेखर रावण अभी जीते हुए अगली पार्टी में अगली बार जीतेंगे तो कोई और पार्टी लेकर आएंगे तो बड़ी समस्या होगी। ये एकदम, जिसमें एक तो जो भी कहेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स में ये एक शुरुआत हो जाएगी, जिसको मैं कहेंगे कि डिक्टेटरशिप की, एक विचारों की डिक्टेटरशिप की, कि हम सत्ता में नहीं हैं, सत्ता के करीब नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी जी पे भी आरोप लगता है, लेकिन ये आरोप चूंकि उन्होंने डायरेक्ट कभी इन लोगों ने नहीं कहा है और भी तमाम से, लेकिन ये आरोप चंद्रशेखर, आप देखिए जरा कौन सी ऐसी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहा है कि मुझसे कार्यकर्ता बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। हाँ, किसी ने नहीं कहा। अगर होगा भी नियम तो आम पब्लिकली ऐसा कोई नहीं कह रहा है, हाँ, ओपन नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके नियमावली में ये बताया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से कार्यकर्ता भी इससे आहत होंगे, एकदम आहत, भावनाएं तो आहत होंगी। तो ये मुद्दा बनता है कि ये खुद अब ऐसे असमंजस में पड़े हैं कि जब उभरने की कोशिश किए तब ऐसी स्पीच देंगे, इससे तो बहुत दिक्कत होगी उनको। एकदम सही, दिक्कत होगी एकदम, क्योंकि उपचुनाव है अभी 10
और ज्यादा भी हो जाएंगे, हो सकता भी। हाँ, अच्छा, तो इससे पब्लिक भी खुश थी कि चलो चंद्रशेखर रावण ने नगीना से जब चंद्रशेखर रावण जीत रहे हैं चुनाव, तो मुझे ऐसा लगा कि चंद्रशेखर एग्रेसिव नेता है और पिछड़ी जात से आते हैं, तो और आम जनमानस में उनकी बड़ी पकड़ है और ग्राउंड लेवल के नेता हैं, तो लोकसभा में जाएंगे, बड़ी बातें करेंगे, लोगों की भलाई की बातें करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके नेता, तो मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, मैं पसंद करता हूँ चंद्रशेखर रावण को, लेकिन जिस तरीके से ये उनका नियम आया है, ये मुझे लगता है गलत है। देखिए, आपको भी लगता है गलत है? देखिए, ये सवाल सबके सामने है कि चंद्रशेखर रावण जी ने कहा कि हमको मिलना नहीं है और जो भी मिलेगा हमसे अपॉइंटमेंट लेके मिलेगा। तो ये सियासत का एक दृष्टिकोण, जो कि हमारे साथ दोनों बैठे पत्रकारों ने इस चीज़ को सही कहा है कि इस पर एक सवाल तो उठेगा ही, और खासकर इंडियन पॉलिटिक्स की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। तो ये होना नहीं चाहिए। आपकी भी क्या राय होगी कि चंद्रशेखर जी का बयान 100% सही है, या इस बयान के आप अलग हैं, या इस बयान का विरोध करते हैं? तो आप हमको मैसेज के थ्रू, हमारे YouTube चैनल भी है, इस YouTube चैनल के माध्यम पे, जिस पे आप हमारा ये डिबेट कार्यक्रम देख रहे होंगे, उस पर आप अपनी तस्वीर को मैसेज के जरिए साझा कर सकते हैं। हम दोनों मेहमानों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।